हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, प्रेसिडेंट क्या है? हमारा भारत का प्रथम नागरिक है, हमारे देश का प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति। ठीक है, ये किस भाग में आता है राष्ट्रपति? भाग 5 में आता है। कहाँ आता है इसके बारे में? भाग संविधान के भाग 5 में है। ठीक है, भाग 5 में ही ना है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक। तो अभी तक हमारे कितने राष्ट्रपति हुए एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे स्टार लगा हुआ है ये हमारे उपराष्ट्रपति भी रहे, जैसे डॉक्टर राधा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन ये राष्ट्रपति रहे हैं, इस उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन और ये तुम्हारा आर वेंकट रमन और कोई है नहीं, 3 लोग हैं जो उपराष्ट्रपति भी रहे। कौन से? आर वेंकट रमन और तुम्हारे क्या कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन और आर वेंकट रमन ये उपराष्ट्रपति भी रहे। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर 1 के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नंबर 1 पे कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति रहे। फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे, फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन रहे, फिर क्या रहे? बराहगिर वेंकटगिरी रहे, ये कार्यवाहक रहे हैं। ठीक है, बराहगिरी वेंकटगिरी ये कार्यवाहक भी रहे हैं। ठीक है, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये कार्यवाहक रहे हैं। ठीक है, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये 5वें नंबर पर रहे कार्यवाहक। फिर 6ठे नंबर पे बराहगिर वेंकटगिर रहे। ठीक है, 7 नंबर पर डॉक्टर फ़खरुद्दीन अली अहमद रहे। 7 नंबर पर डॉक्टर फ़खरुद्दीन अली अहमद रहे। 8 नंबर पर बी डी जत्ती रहे, ये कार्यवाहक रहे। 8 नंबर पर बी डी जत्ती 8वें व्यक्ति कार्यवाहक। फिर 9वें व्यक्ति कौन रहे? नीलम संजीव रेड्डी, ये निर्विरोध और सर्वसम्मत से चुने गए थे। नीलम संजीव रेड्डी 9 नंबर के थे, ये निर्विरोध और सर्वसम्मत से चुने गए थे, 9वें व्यक्ति थे। ये 10वें व्यक्ति कौन बने? ज्ञान जैल सिंह ये डाकघर विधेयक को ना, इस पर डाकघर विधेयक जो था उस पर जेबी निषेधाधिकार का प्रयोग किया था। ठीक है, ज्ञान जैल सिंह जो 10वें नंबर के व्यक्ति थे ये डाकघर विधेयक पर जेबी निषेधाधिकार का प्रयोग किया था। फिर 11वें नंबर पर रहे आर वेंकटरमण, ये उपराष्ट्रपति भी रहे। ठीक है, 11वें व्यक्ति मतलब व्यक्ति तौर पर है व्यक्ति। फिर 12वें व्यक्ति रहे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा रहे। फिर 13वें नंबर पर है के आर नारायणन रहे। 14वें व्यक्ति रहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 14वें व्यक्ति कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 15वां व्यक्ति रही प्रतिभा सिंह पाटिल, देखो पहली महिला है ना, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति। ठीक है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। फिर हुए 16वें व्यक्ति हुए प्रणब मुखर्जी। 17वें व्यक्ति हुए रामनाथ कोविंद। फिर 18वीं इसमें वर्तमान में है द्रौपदी मुर्मू, ये पहली महिला जनजाति हैं। क्या है? जनजाति क्षेत्र से पहली महिला हैं द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, कार्यकाल इनका 17वां है, व्यक्ति के तौर पे 15वीं है। कार्यकाल कौन सा इनका? 17वां है, व्यक्ति के तौर पे क्या है तुम्हारी? 15वीं है। ठीक है, 15वीं राष्ट्रपति हैं। कौन? द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ये हो गए तुम्हारे। ठीक है, राष्ट्रपति। तो इनका क्रम याद रखना, कभी कभी क्रम पूछ देता है। ठीक है, अब हम देखते हैं 52 अनुच्छेद। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 52 इसमें है प्रधान भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 क्या कहता है? संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें रहेगी? राष्ट्रपति में रहेगी। क्वेश्चन पूछा गया है। अनुच्छेद 53 कहता है संघ की समस्त कार्यपालिका राष्ट्रपति में रहेगी। अनुच्छेद 54 कहता है निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होगा। अनुच्छेद इसका 54 क्या कहता है? निर्वाचन जो होगा राष्ट्रपति का एक निर्वाचक मंडल द्वारा होगा। और इन निर्वाचक मंडल में होंगे कौन? संसद के दोनों सदन, चाहे ठीक हो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल रहेंगे। ठीक है, संसद के दोनों सदन चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा के और राज्य विधानसभा के सबके क्या रहेंगे? निर्वाचित सदस्य रहेंगे। लोकसभा, राज्यसभा और राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य रहेंगे। और 17वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 1992 में। 17वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। फिर क्या हुआ? 1/6/1995 से 1/6/1995 से प्रभावी हो गया। और इसके द्वारा क्या कर दिया? दिल्ली और पांडिचेरी के जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं वो भी निर्वाचन मंडल में शामिल किए गए। तो निर्वाचन मंडल में कौन कौन से सदस्य हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानमंडल सभाओं के, और ये दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल हैं, ध्यान रखना। अनुच्छेद 53(1) कहता है अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। कौन? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 का 53(1) ठीक है, 53 क्लाज 1 कहता है कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग क्या करेगा? स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ जो अधिकारियों के द्वारा करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 53 का 3 कहता है खंड, ठीक है, अनुच्छेद 53 का खंड 3 क्या कहता है? चुनाव जो इनका होगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार
है ना, कौन से मत से होगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत से होगा। कौन से होगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पूछा जाता है। और गुप्त मतदान होगा, खुला मतदान नहीं, गुप्त मतदान होगा। एक कौन सा अनुच्छेद 53 का खंड 3 कहता है, चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत होगा और गुप्त मतदान होगा। फिर अनुच्छेद 58 में इनकी अर्हताएँ दी गई हैं। क्या दी गई हैं अर्हताएँ? अर्हताएँ क्या हैं कि ये भारत के नागरिक होना चाहिए और इनकी 35 वर्ष उम्र पूरी हो चुकी हो। राष्ट्रपति की उम्र कितनी पूरी हो चुकी हो? 35 वर्ष उम्र पूरी कर चुके हों और लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हों। किसके सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हों? इनके पास ये योग्यता हो कि हाँ, ये लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं, ऐसी योग्यता, ये अर्हता है अनुच्छेद 58 में। नामांकन के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक जरूरत होता है व 50 अनुमोदक की जरूरत होती है। ध्यान रखना, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। जमानत राशि इनकी है 15,000। अगर डाले गए मतों के 1/6 मत नहीं प्राप्त कर पाए तो आपकी जमानत राशि गुप्त हो जाएगी, तो समाप्त हो जाएगी, जब्त हो जाएगी। ठीक है, 1/6 मत प्राप्त करना जरूरी है, तभी ये 15,000 रुपये जो ये हो तो वापस होंगे, अदरवाइज ये 15,000 रुपये वापस नहीं होंगे। अनुच्छेद 56 क्या है? पदावधि है। अनुच्छेद 56 में पदावधि है। पद ग्रहण करने की तिथि से, अब तुम जीत गए, अब मान लो आज, ठीक है, इस तारीख को मान लो, कोई भी तारीख है, मान लीजिए आज तारीख है हमारी, या मतलब ये मान लीजिए क्या कहते हैं 25 तारीख है, ठीक है, 25 जून मान लीजिए, या 25 मान लो अक्टूबर है आज। 25 अक्टूबर को आप राष्ट्रपति जीत गए, आपका रिजल्ट आ गया, तो 25 अक्टूबर से राष्ट्रपति के 5 साल तक नहीं रहेंगे। जिस दिन आप शपथ लेंगे, जिस दिन आप शपथ लेंगे, ठीक है, जिस दिन आप शपथ लेंगे उसी दिन से आप पद ग्रहण करेंगे। ठीक है, पद ग्रहण से 5 वर्ष तक आप राष्ट्रपति पद देंगे। मतलब शब्दों का फिर ध्यान रखना, ये बहुत घुमाता है क्वेश्चन। अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 56 का खंड 1 का अनुच्छेद 56 का खंड 1 का अनुच्छेद 56 क्लाज 1 का सब क्लाज का त्यागपत्र किसको दोगे? उपराष्ट्रपति को। तो अनुच्छेद 56 1 का बताता है कि त्यागपत्र राष्ट्रपति जो देगा उपराष्ट्रपति को देगा। और अनुच्छेद 52 का 2, ठीक है, अनुच्छेद 52 का 2, उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को तुरंत देगा। ठीक है, अनुच्छेद 52(2) बताता है, 52(2) बताता है कि मतलब 52(2) बताता है, 52 का भाग 2 बताता है अनुच्छेद का कि अगर राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को तो उपराष्ट्रपति की सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देगा, देर नहीं करेगा, तुरंत। ठीक है, अनुच्छेद 57 क्या कहता है? राष्ट्रपति पद हेतु पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है। ठीक है, ये अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति पद हेतु पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है। अनुच्छेद 59(1) क्या बताता है? 59 का भाग 1 क्या बताता है? सदन या राज्य विधानमंडल का सदस्य राष्ट्रपति का निर्वाचित हो जाता है। ठीक है, अगर सदन का है, ठीक, संसद का मतलब किसी राज्यसभा या लोकसभा का व्यक्ति है वो, या राज्य विधानमंडल का किसी स्टेट के लोग क्या कहते हैं विधानसभा का सदस्य जो है और राष्ट्रपति बन जाता है, निर्वाचित हो जाता है, तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण करने की तारीख से रिक्त कर दिया है ना। ये समझ लिया जाएगा, जिस दिन वो पद ग्रहण करेगा उस दिन से समझ लिया जाएगा कि उसने, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे राज्यसभा का हो और चाहे विधानसभा का हो, कि वहाँ पर उसने क्या कर दिया है? रिक्त कर दिया है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 59(1) के अनुसार। अनुच्छेद 60 क्या बताता है? शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप वर्णित है। तो अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति की शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप वर्णित है, और इनको शपथ दिलाता कौन है? मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, या उसकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश दिलाएगा। जैसे मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में कोई इनसे नीचे होगा, जस्ट और ज्येष्ठतम न्यायाधीश होगा, वो दिलाएगा। अगर वो भी नहीं तो उसके नीचे वाला कोई दिलाएगा। ठीक है, और महाभियोग जो इस पर लगाया जाता है अनुच्छेद 61 के अनुसार, जो महाभियोग लगाया जाता है वो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है और संसद में चलाई जाती है। राज्य विधानसभाएं इसमें भाग नहीं लेती हैं, ध्यान रखना। महाभियोग जो होता है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, संसद में चलाई जाती है, राज्यसभा में भाग नहीं लेती हैं। अनुच्छेद 56(1) का खा, अनुच्छेद 56(1) का खा बताता है कि महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जाएगा। कैसे चलाया जाएगा? संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जाएगा महाभियोग। ठीक है, अनुच्छेद 61 बताता है महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया किसमें? अनुच्छेद 61 में है। अनुच्छेद 61 में, अनुच्छेद 61(2) बताता है, अनुच्छेद 61 का 2 बताता है महाभियोग का आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना को दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया हो। ठीक है, ये अनुच्छेद 61(2) बताता है कि महाभियोग राष्ट्रपति पर तब तक नहीं लगाओगे जब तक जो उसमें महाभियोग लगाने की बात कही गई है, ठीक है, उसका संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है ना। प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है जो 14 दिन से कम, ठीक है, 14 दिन से कम दिन की ऐसी लिखित सूचना कहाँ दी गई हो? पश्चात प्रस्तावित की गई हो। मतलब ये राष्ट्रपति को पहले ही 14 दिन बताना होगा कि आप पर महाभियोग चलाया जा रहा था, तभी चलाया जा सका, और उसको संसद में पारित भी होना चाहिए। ठीक है, और 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ ही
ना। संकल्प पर सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए, ठीक है भाई। 14 दिन की अग्रिम अनुमति भी होनी चाहिए। पहले तुम वो देना है राष्ट्रपति को कि महाभियोग चलाएंगे, और उसमें संकल्प पर क्या होना चाहिए, सदस्य की जो संख्या है, सदन के कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए, और उस सदन की कुल सदस्य, ठीक है, संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा यह संकल्प पारित होना चाहिए। तो संकल्प पारित कितने होना चाहिए, 2/3 सदस्यों द्वारा, और उस जो संकल्प लाया गया उस पर लगभग 1/4 लोग हस्ताक्षर भी करें, मतलब साइन करें कि हाँ राष्ट्रपति पर महाभियोग लाना है। जब साइन करोगे तब संसद द्वारा कम से कम 2/3 बहुमत से वो पारित होगा, और 14 दिन पहले सब फिर सूचना दोगे राष्ट्रपति को, तब जाके उस पर महाभियोग चलाया जाएगा। समझ रहे हैं, ये 62 बोलता है, ठीक है। 62 अनुच्छेद नहीं, अनुच्छेद 61 का 2 बोलता है भाग, अनुच्छेद 61 का क्लास 2 बोलता है ये चीज़, ठीक है। फिर है अनुच्छेद 62 का क्लास 2। अनुच्छेद 62 का क्लास 2 क्या कहता है, ठीक है, कि कहता है कि राष्ट्रपति पद की रिक्त, ठीक है, अगर राष्ट्रपति पद की रिक्त हो जाती है तो कैसे होती, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, पद त्याग दे दे या पद से हटाए जाने के कारण, तो रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन होगा। निर्वाचन क्या होगा, रिक्त तारीख के पश्चात यथाशीघ्र प्रत्येक दशा में 6 माह बीतने से पहले हो जाएगा। अगर राष्ट्रपति पद छोड़ देता है, मतलब उसका रिक्त हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, पद त्याग करता है, पद से हटाया जाता है, तो रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन होगा। और निर्वाचन जो है यथाशीघ्र होना चाहिए, और 6 महीने बीतने से पहले हो जाना चाहिए ना। पद 6 महीने से ज़्यादा से रिक्त नहीं रह सकता राष्ट्रपति का, अनुच्छेद 62 कहता है ये। और तब तक कार्यभार उपराष्ट्रपति देखेगा, तब तक कार्यभार कौन देखेगा, उपराष्ट्रपति। यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है इसे, तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, अगर ये भी नहीं उपलब्ध है तो इसके नीचे वाला, ठीक है, उसके न रहने पर वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, ठीक है, समझिए। अनुच्छेद 77 क्या कहता है, अनुच्छेद 77 क्या कहता है, समस्त कार्यपालिकाकृत राष्ट्रपति के नाम से होंगे, सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। अनुच्छेद 78 बताता है राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में पीएम के कर्तव्य। अनुच्छेद 78 ये में बताया गया कि ये पीएम के कर्तव्य है कि सारी जो काम चल रहा हो राष्ट्रपति को जानकारी देते रहे महोदय, ठीक है। अनुच्छेद 86 बताया जाता है, अनुच्छेद 86 कहता है कि संसद के सदनों में अभिभाषण और उनको संसद में भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार है, ठीक है। 86 अनुच्छेद क्या बताता है, संसद के सदनों में अभिभाषण का, ठीक है, और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद 87 का एक बोलता है कि चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों की अभिभाषण करता है। जब चुनाव हो जाता है, चुनाव के बाद प्रथम सत्र जो लगता है, आरंभ होता है, तो प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करता है, कौन, राष्ट्रपति। 87(1) के अनुसार। अनुच्छेद 108 क्या बताता है, संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। अनुच्छेद 108 बताता है कि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। अनुच्छेद 111 क्या बताता है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा, अपनी स्वीकृति रोक भी लेगा। धन विधेयक पर नहीं सा करेगा, बाकी पर अपनी स्वीकृति रोक भी सकता है, अथवा पुनर्विचार हेतु विधेयक को लौटा सकता है। लेकिन पुनः जब आएगा पुनर्विचार के बाद, या पुनर्विचार नहीं भी होता, अगर पुनः वो बिल संसद भेजती है तो इनको स्वीकृति देनी होगी। एक बार लौटा सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक है, दोबारा नहीं, ठीक है। और धन विधेयक को तो बिल्कुल नहीं, वो पास हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 123 बताता है अध्यादेश जारी करने की शक्ति, बताता है अनुच्छेद 123, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति बताता है। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार है। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वो उच्चतम न्यायालय से किसी मामले में परामर्श ले सकते हैं। अनुच्छेद 53 का क्लास 2 बोलता है तीनों सेनाओं के प्रधान सेनापति होते हैं। अनुच्छेद 53(2) के अनुसार ये तीनों सेनाओं के प्रधान सेनापति होते हैं। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति के पास ही है। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को, भारत के, अगर उसको अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है तो ये अधिकार किसके पास है, भारत के राष्ट्रपति के पास है। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति, ठीक है, समझ गए। स्वविवेक की शक्तियाँ क्या हैं राष्ट्रपति की, स्वविवेक जो अपने विवेक से काम करता है, किस मामले में, अनुच्छेद 111 के तहत। अनुच्छेद किसके तहत, स्वविवेक की शक्तियाँ किसके हैं, अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को कतिपय निषेधाधिकार वीटो शक्तियाँ प्राप्त हैं। कतिपय निषेधाधिकार था वीटो शक्तियाँ प्राप्त हैं, जिनका प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से मुक्त होकर कर सकता है। ये मंत्रिपरिषद के सलाह के बिना मुक्त होकर इनका प्रयोग करेगा। किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद में पुनर्विचार हेतु वापस भेजना, जिसको कहते हैं निलंबन निषेधाधिकार। तो पहली शक्ति क्या है, किसी भी विधेयक को आपत्तियों सहित, मतलब आपत्ति लिख सकते हैं, इसमें क्या क्या दिक्कत है, आपत्तियों सहित संसद में पुनर्विचार हेतु वापस भेजना, जिसको निलंबनकारी निषेधाधिकार कहते हैं। वापस भेज सकता है, निलंबनकारी निषेधाधिकार हो गया। और फिर क्या कर सकता है ये, किसी भी विधेयक को, ठीक है, निलंबनकारी मालूम हुआ क्या है,
तो इसके मतलब स्वाभाविक शक्तियाँ हो गई, निलंबनकारी शक्ति हो गई कि मतलब वापस भेज सकता है, पुनर्विचार है तो वापस भेज सकता है फिर। और किसी विधेयक को अघोषित रूप से रोक कर रखना ये भी निषेधाधिकार है, मतलब बताएगा नहीं कितने दिन रोक के रखें, अघोषित रूप से रोक कर रख लेगा विधेयक को, ये भी निषेधाधिकार होता है। ठीक है, ये पूछता है, ये वो क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए हाईलाइट है, निलंबन निषेधाधिकार, ये भी निषेधाधिकार, क्योंकि इसमें लक्ष्मीकांत और घटना चक्र के प्रीवियस ईयर के जो भी पुनर्वलोकन है वो पॉइंट इसमें है। राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्ति है ये। ठीक है, इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 78 के तहत, इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 78 के तहत किसी विषय से संबंधित जानकारी है तो पीएम से कहना। ठीक है, किसी विषय की जानकारी लेना है तो उसको पीएम से कह सकता है। और अनुच्छेद 74(1) के अंतर्गत किसी परामर्श को मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार है तो वापस भेजना। और अनुच्छेद 74 के 1 के अंतर्गत किसी परामर्श को मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार है तो वापस भेजना। जैसे विषय पर भी राष्ट्रपति स्वविवेक का प्रयोग करता है ना, किसी परामर्श को पुनर्विचार वापस भेजना है, ये इन जैसे विषयों पर भी ये अपनी स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग करता है कि किसको परामर्श को भेजना है, किसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेजना है ना। राष्ट्रपति विशेषता वीटो का प्रयोग नहीं करता है, तो पूछ सकता है राष्ट्रपति किस विशेषता का प्रयोग नहीं करता, तो विशेषित वीटो एक है उसका राष्ट्रपति प्रयोग नहीं करता है, भी क्वेश्चन आ चुका है, घटना चक्र का है। ठीक है, राष्ट्रपति विशेषित वीटो का प्रयोग नहीं करता है। अगला पॉइंट है, डॉक्टर राधाकृष्णन ने भारत के राष्ट्रपतियों में क्या कहते हैं इनको, दार्शनिक राजा या दार्शनिक शासक के रूप में जाने जाते हैं। तो डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपतियों में दार्शनिक राजा या दार्शनिक शासक के रूप में जाने जाते हैं। कोई भी सब क्वेश्चन पॉइंट वाइज जितने क्वेश्चन सब पूछे गए हैं। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किसने किया था, एडविन ल्यूटियंस ने। राष्ट्रपति भवन को किसने डिजाइन किया था, एडविन ल्यूटियंस ने। ठीक है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मत का मूल्य, तो विधानसभा के जो सदस्य निर्वाचित होते हैं उनके मत का मूल्य क्या होता है, राज्य की जनसंख्या, पूरी राज्य की जनसंख्या, और राज्य की जनसंख्या फिर राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या हो जाएगी, गुणे 1000 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ठीक है, राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणे 1000। तो इससे क्या है, हर राज्य की जनसंख्या अलग अलग होगी, हर राज्य के विधानसभा सदस्य भी अलग अलग होंगे। ठीक है, तो इससे मतलब क्या निकलता है कि राज्य के विधायक जो होता है, ठीक है, उसके राष्ट्रपति के मूल्य हर जगह अलग अलग होते हैं। ठीक है, इससे क्या इस सूत्र से स्पष्ट है कि प्रत्येक राज्य में मूल्य अलग अलग होता है। ठीक, प्रत्येक राज्य में मूल्य क्या होता है, अलग अलग होता है, जो ये मूल्य निकाल रहे हैं। ठीक है, फिर संसद के निर्वाचित सदस्यों के मत का मूल्य क्या निकालेंगे। ठीक है, इस समय वर्तमान में 700 है, ये निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्य जितने भी विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए मतों का मूल्य। ठीक है, विधानसभा मतलब राज्य के जितने भी विधेयक निर्वाचित हुए हैं उनके 700 का मूल्य। ठीक है, मतलब जितने भी 700 या 800 मतलब कहाँ इतने कहाँ है। ठीक है, सभी निर्वाचित विधानसभा जो भी हों, मतलब जैसे हमारे यूपी में तो 403 ही है, 403 है, ऐसे सारे स्टेटों के जितने भी विधानसभा सदस्य निर्वाचित होंगे सभी का मूल्य आएगा यहाँ पर। हमारे जितने भी कितने राज्य हैं, ठीक है, इसमें 28 राज्य है ना, और जहाँ भी हो जैसे दिल्ली और पांडिचेरी की भी विधानसभा के सदस्य, इन सभी का जो मूल्य आएगा, ठीक है, उसको क्या करना है, निर्वाचित सांसद सदस्यों से भाग कर देंगे। क्या कर देंगे, जो निर्वाचित सांसद हुए ठीक, संसद सदस्यों से, जो मतलब राज्यसभा में और लोकसभा में जो निर्वाचित हैं उनकी संख्या से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तब हमारे निकलेगा एक संसद का राष्ट्रपति निर्वाचन का मूल्य। तो ये एक ही होता है, लेकिन विधेयक का हर राज्य में मूल्य क्या होता है, अलग, हर राज्यों का अलग अलग होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था और ये भी पूछा गया था। वर्तमान में ये संसद का मूल्य जो है, वर्तमान संसद के निर्वाचित सदस्य का मूल्य कितना है, 700 रुपये है, 700 रुपये है। ठीक है, स्पष्ट है कि लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों को मूल्य समान होता है। ठीक है, तो इसलिए अगर क्वेश्चन आ जाए कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों मतलब सदस्यों का मूल्य राष्ट्रपति मत का अलग अलग होता है या कुछ अलग अलग दे दे डाटा, तो गलत हो जाए, क्योंकि इन दोनों का मूल्य क्या होता है, समान होता है। ध्यान रखना, ये लिखा है, सदस्यों का मूल्य क्या होता है, समान होता है। शेषफल आधे से कम तो नहीं गिना जाएगा, यदि आधे से अधिक है तो मान लो हम भाग कर रहे हैं, यहाँ पर शेषफल आ गया 50 से कम, तो मूल्य नहीं गिनेंगे, अगर ज़्यादा है तो उसको गिनेंगे तो एक अंक बढ़ जाएगा, मतलब 51 हो जाएगा। ठीक है, ये है। फिर है, अगर राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की सिफारिश आवश्यकता होती है, तो राष्ट्रपति की से कोई बिल लाना है, ठीक है, संसद में पेश करवाना है, तो उस पर राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक है। तो वो कौन से बिल हैं, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन या नए राज्य के गठन के लिए विधेयक, ये अनुच्छेद 3 के अनुसार आता है ना, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन या नए राज्य के गठन के लिए विधेयक अनुच्छेद 3 में आता है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 का 1 में आता है, पारित करना। ठीक है, धन विधेयक अनुच्छेद 110 का 1।
ऐसा विधेयक जिन्हें अधिनियमित किए जाने पर भारत की संचित निधि से व्यय करना पड़े। कोई ऐसा विधेयक जिसको अगर हम कानून बना देंगे, पास कर देंगे, तो उसका व्यय कहाँ से जाएगा? भारत की संचित निधि से जाएगा। जब भारत की संचित निधि से जाएगा तो उसको हम राष्ट्रपति के परमिशन से ही पास करेंगे। अनुच्छेद 117 का 3, अनुच्छेद 117 का 3, राज्यों के विधेयक जो व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं। ऐसे राज्यों के विधेयक, ठीक है, जो किसी व्यक्ति की व्यापार एवं वाणिज्य स्वतंत्रता को प्रभावित करते हो, तो उनको हम रखेंगे, ठीक है, राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही, ठीक है। अनुच्छेद 304 है, ये अनुच्छेद 304 है, ठीक है। राज्यों के विधेयक जो व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं, उसको अनुच्छेद 304 के तहत लाते हैं, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है। अनुच्छेद 72 क्या बताता है? राष्ट्रपति किसी अपराध के दोष सिद्ध किसी व्यक्ति के दंड को क्या कर सकता है? माफ़ कर सकता है, ठीक। दंड को क्या कर सकता है? अनुच्छेद माफ़ कर सकता है। इसमें कौन सा अधिकार है? क्षमा कर सकता है, क्या कर सकता है? क्षमा कर सकता है, दंड को पूर्णतः समाप्त कर सकता है, लघुकरण कर सकता है, कम्यूट कर सकता है कि दंड का कम करना, मतलब रूप बदलता है। इसमें दंड को कम करेगा तो रूप बदलेगा, मतलब कठोर कारावास को साधारण कारावास कर सकता है। लघुकरण, कम्यूट में क्या करता है? वो दंड का को कम करता है, मतलब रूप बदलता है, कम करता है, रूप बदलता है, मतलब कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदल सकता है। और परिहार मतलब हरी लेता है, ठीक है। इसमें दंडादेश की मात्रा कम करना, दंडादेश की मात्रा कम होती है लेकिन प्रकृति नहीं बदलती है, अर्थात मात्रा मतलब 1 वर्ष का दंड क्या है? 65 माह कर देना, ठीक है। जैसे किसी का 1 वर्ष का दंड है, उसको 6 माह कर देना। क्या माह का दंड? 65 नहीं, 6 माह कर देना, ठीक है। तो ये परिहार जो है, रिमिशन जो है, इसमें क्या होता है? दंड की मात्रा कम की जाती है, अर्थात इसमें प्रकृति नहीं बदलती है। जैसे इसमें रूप बदलता है, ठीक है। कठोर कारावास का साधारण कारावास कर दिया किसमें? लघुकरण में, ठीक। इसमें प्रकृति बदल जाती है। लघुकरण में क्या होती है? प्रकृति बदल जाती है। तुम्हारा कठोर कारावास था, उसको मतलब कर दिए साधारण कारावास कर दिए लघुकरण में, कम्यूट में कम, इसमें भी दंड कम किया था, लेकिन इसमें प्रकृति बदली जाती है, ठीक है। परिहार में क्या है तुम्हारा? रिमिशन में इसमें दंडादेश की मात्रा कम करना होता है, प्रकृति बदलना नहीं होता है। 1 वर्ष का कठोर दंड था तो उसको 6 माह का दंड कर देना, ये रहता है, ठीक है। 1 वर्ष का कड़ा दंड था, उसको 6 माह का दंड कर दिया। 1 वर्ष नहीं होगा, अब 6 माह का कड़ा दंड होगा। इसमें प्रकृति नहीं बदलती है परिहार में। विराम में क्या होता है? रिस्पाइट में क्या होता है? किसी विशेष परिस्थितियों में दंड कम करना, ठीक। इसमें भी प्रकृति बदल सकती है, इसमें प्रकृति भी बदल सकती है विराम में, ठीक है। जैसे गर्भवती को मृत्यु दंड दिया गया है, ठीक है, उसको हम कारावास में बदल दें तो क्या हो गया? ये तुम्हारा विराम हो गया, क्योंकि इसमें दंड को भी कम कर दिया है और प्रकृति भी चेंज कर दी है, ठीक है। इसमें प्रकृति बदल जा सकती है, ठीक है। तो ये कौन सा था तुम्हारा? विराम। फिर प्रविलंब रिप्रीव, मृत्यु दंड का अस्थायी निलंबन करना होता है। इसमें प्रलंबन के मृत्युदंड का अस्थायी रूप से निलंबन करना होता है। ऐसा तब होता है कि व्यक्ति दोषी है, क्षमा या लघुकरण की प्रार्थना के लिए राष्ट्रपति को आवेदन करता है। व्यक्ति दोषी है, ठीक है, जो क्षमा या लघुकरण के लिए राष्ट्रपति को आवेदन किया है, उस पर अभी नहीं मिला है, क्या होगा? तो इसको प्रलंब करते हैं, सदा कुछ के लिए अस्थायी निलंबन करते हैं। अस्थायी की फांसी तो होगी, अब देख देते हैं भाई कोर्ट क्या कहता है, तुमको क्या करना क्या नहीं करना, तो उसका प्रविलंब करते हैं, ठीक है। तो ये समझ गए, ये राष्ट्रपति करता है, ठीक है। तो क्षमा कर देता है, दंड को पूर्णतः समाप्त कर देगा। लघुकरण, कम्यूट मतलब क्या होगा? इसमें प्रकृति नहीं बदलेगी, दंड कम हो जाएगा, दंड क्या कर देगा? कम कर देगा, अपने प्रकृति बदले लघुकरण करेगा, ठीक है। और परिहार में क्या करेगा? इसमें प्रकृति भी बदल जाएगी और दंड तो बदल ही देता है, ठीक, मात्रा को कमी कर देता है। जैसे 1 वर्ष कठोर था तो 6 माह का कठोर कर दिया। विराम में क्या होता है? विशेष परिस्थितियों में दंड कम करना होता है, इसमें प्रकृति बदल सकती है। जैसे गर्भवती महिला को मौत दंड दिया गया था, उसको कारावास में बदल देना। प्रविलंब क्या होता है? रिप्रीव क्या होता है? मृत्यु दंड का अस्थायी निलंबन करना होता है, ठीक है। ऐसा तब होता है, मान लो व्यक्ति दोषी है, उसने क्षमा या लघुकरण की प्रार्थना के लिए राष्ट्रपति को पत्र दिया, उसका जवाब नहीं है, तब तक इसकी सज़ा जो हम रोकेंगे, फांसी देने से रोकेंगे, उसको हम कहते हैं प्रविलंब रिप्रीव कहते हैं, ठीक है। अब आ गया दंड या दंडादेश सेना न्यायालय द्वारा, ठीक है। दंड या दंडादेश जो सेना न्यायालय द्वारा दिया गया है, ऐसे विषय में संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध है जिस विषय पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, उन सभी मामलों में जिनमें मृत्युदंड का आदेश है, ठीक है। दंड या दंडादेश सेना न्यायालय द्वारा दिया जाता है। सेना न्यायालय द्वारा दिया जाता है, तो इसमें क्या होता है? ऐसे विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध है जिस विषय पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है, तो राष्ट्रपति इसको भी क्षमा कर सकता है, ठीक है। या उन सभी मामलों में जिनमें मृत्युदंड का आदेश है, उन सभी मामलों में जिनमें मृत्युदंड का आदेश दिया है सेना ने, उसको भी खत्म कर सकता है राष्ट्रपति, ठीक, क्षमा कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है उपराष्ट्रपति, ठीक है। उपराष्ट्रपति अगर हम देख लें, उसके बाद राज्यपाल, तो उपराष्ट्रपति को देख लें